Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हूं अपने इस कोर्स टाइटल अप्लाइड साइकोलॉजी यानी कि व्यवहारिक मनोविज्ञान के साथ। और इसका आज ये 14th लेक्चर है इस सीरीज़ का। और इसमें जो हमारा टॉपिक है आज, दैट इज़ अप्रोचेस टू हेल्थ साइकोलॉजी, यानी जो अपने पिछले सत्र में भी हमने कुछ चर्चाएं की थी रिलेटेड टू हेल्थ साइकोलॉजी, कि किस प्रकार से हेल्थ साइकोलॉजी में हम जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए किस प्रकार से साइकोलॉजिकल जो थियरीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार की जो एक इंट्रोडक्टरी चर्चा हमने पिछले अपने सत्र में की थी, हम आज उसको यहाँ पर और आगे कंटिन्यू करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो थियरीज़ हैं और जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, बायो साइको सोशल फैक्टर्स की जो हमने पिछले सत्र में बात की थी, उनको हम आज और इलेबोरेटेड वे में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज अपना ये सत्र, जिसकी चर्चा का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ वेरिएबिलिटी इन हेल्थ एंड इलनेस, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य है और जो बीमारियां जो हमें होती हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले सत्र में ये डिस्कस भी किया था कि जो हेल्थ और इलनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बायोमेडिकल जो मॉडल था उसके अनुसार ये दोनों ही अलग अलग अवस्थाएं हैं। बिल्कुल इनमें कोई किसी भी तरह का कोई हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूम नहीं है, ऐसा उसमें प्रपोज किया गया था। जबकि जो बिहेवियरल मेडिसिन का मॉडल था उसमें ये प्रपोज किया गया था कि जो हमारा हेल्थ का जो स्टेटस है और जो इलनेस का जो स्टेटस है वो एक कंटिन्यूम पे है, यानी कि वो एक कंटिन्यूअस लाइन है, यानी कि हम इलनेस और हेल्थ इन दोनों के बीच हम कहीं ना कहीं हम इस कंटिन्यूम पे रहते हैं। तो ये एक ऐसी स्टेट नहीं है जहां हम हेल्थ को एक दूसरे एंड पे देखें और इलनेस को एक दूसरे एंड पे देखें। तो इस प्रकार का जो अप्रोच है दैट इज़ बिहेवियरल मेडिसिनल अप्रोच, तो उसी पे आधारित होकर के हेल्थ साइकोलॉजी अपना कार्य करती है। और जो इसका हम बात करते हैं जब कि ये जो वेरिएबिलिटीज़ आती हैं, यानी कि जो अंतर हमें देखने को मिलता है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हमें देखने को मिले या कम्युनिटी लेवल पे हमको देखने को मिले, या चाहे उसके और जो भी पर्सपेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं, उनके मुख्य कारण क्या हैं, एक बार हम उन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है मेडिकल इंटरवेंशंस। और मेडिकल इंटरवेंशंस की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक ऐसा समय था, आज से करीब अगर हम बात करें तो 1 या 2 सेंचुरी बैक जो मेडिकल एडवांसमेंट्स थी वो इतनी बेहतर नहीं थी। जो मेडिकल सुविधाएं हैं इन टर्म्स ऑफ चाहे वो इलाज हों या हेल्थ प्रोफेशनल्स हों या दवाइयों की उपलब्धता हो, ये सभी इन चीज़ों में बहुत बदलाव आया है पिछले हम कह सकते हैं 1 से 2 सेंचुरीज़ में। यानी ये एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमने इसमें एडवांसमेंट हासिल किया है, इसको हमने बहुत हद तक हम इसमें आगे गए हैं। और इन कारणों से जो हमारी हेल्थ है, जो हमारे हेल्थ आउटकम्स हैं ओवरऑल, वो प्रभावित होते हैं। इसमें जो पहला है फैक्टर दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ऐसे जो रीजन्स होते हैं या ऐसे जो क्षेत्र होते हैं या जो ऐसे शहर होते हैं या जो ऐसे देश हैं जहाँ पे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ बेहतर होती हैं, वहाँ पर लोगों की जो ओवरऑल हेल्थ है वो बेटर होती है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। इसके बाद एक्सेस टू मेडिसिन्स, यानी कि अगर इसका एक सिंपल उदाहरण मैं आपको दूं समझने के लिए, तो हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम जो है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में सभी के लिए वो एक समान, सभी के लिए वो परेशानी है, वो है HIV एड्स की परेशानी। और इसमें हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, यानी अगर हम यहाँ पे केस लें US का या फिर यूरोप का, तो वहाँ पर जो HIV की जो मेडिसिन है वो बहुत ईजिली, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको अगर वो बीमारी होती है तो वो दवाई उनको एक्सेसिबल है और ईजिली अवेलेबल है। तो ऐसे में होता ये है कि जो उनकी ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ड्यू टू द डिजीज़, यानी HIV और एड्स की वजह से जो उम्र में जो लोगों को मोर्टेलिटी का सामना करना पड़ता है, असमय हम कह सकते हैं, जो वो चीज़ वहाँ पर बहुत कम हो जाती है और उनकी जो
एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो नियर टू नॉर्मल हो जाती है। यानी कि दवाइयों की उपलब्धता की वजह से उन जगहों पर, इन डेवलप्ड नेशंस में, वहाँ की जो ओवरऑल जो बीमारी के साथ साथ भी, यानी बीमारी के होते हुए भी जो एक्सपेक्टेंसी है उनकी लाइफ की, वो काफ़ी हम कह सकते हैं नॉर्मल के करीब है। जबकि अगर हम वहीं एग्जाम्पल लें, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चूंकि दवाई की उपलब्धता उतनी अधिक नहीं है, तो इस कारण से वहाँ की जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की आफ्टर द डिजीज़, यानी HIV और एड्स होने के बाद, जो डिजीज़ की होने के बाद वहाँ पर जो उनके जीवन की जो प्रत्याशा है वो नॉर्मल से काफ़ी नीचे आ जाती है। तो ये अंतर हमें दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो हेल्थ रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो मेडिसिन्स हों, चाहे वो एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी हो, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को या हमारी हेल्थ आउटकम्स को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेरिएशंस इन वैक्सीनेशंस, यानी वैक्सीन की जो उपलब्धता होती है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से, जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो कोविड-19 आया तो उसमें वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के शुरुआती दौर में कितना क्राइसिस था। हालांकि हमारे देश ने इस क्राइसिस के दौर में भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया और वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर के और उस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, और न सिर्फ अपने देश की आपूर्ति की बल्कि अन्य देशों की भी आपूर्ति हमारे यहाँ से हुई। तो इसी प्रकार से जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उससे भी जो आगे आने वाले फ्यूचर में जो हमारी बीमारियां हैं, कहीं ना कहीं जो उसकी पॉसिबिलिटी है उस पर बहुत बड़ी रोकथाम लगती है, और जो ओवरऑल हेल्थ होती है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, वो भी कहीं ना कहीं उसको भी हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छा बूस्टअप मिलता है। तो इस प्रकार से जो वैक्सीनेशंस की अवेलेबिलिटी है और उनको जो लगाए जाने के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी बहुत हद तक हमारे हेल्थ आउटकम्स को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, और वो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बर्थ की। यानी कि हम ये देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं या ऐसे लोग हैं या ऐसी जगहें हैं अभी भी विश्व में जहां पर कि अभी भी लोग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बर्थ, यानी कि जन्म के समय वो ऐसी जगह पर अभी भी नहीं जाते जहां एक्सपर्ट केयर उपलब्ध हो, और अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए तो ऐसी अवस्था में उनके पास सभी तरह की जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ हों वो सब वहाँ पर उपलब्ध हों। तो इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं संस्थागत जो जन्म की व्यवस्था है उसको अभी भी बहुत हद तक अचीव नहीं किया जा सका है, और इसी वजह से जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो नवजात जो उनके जो जन्म लेते ही जो उनके मृत्यु दर है, वो अभी भी बहुत से देशों में, बहुत से स्थानों पर अभी भी वो काफ़ी हाई है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो तुलनात्मक अगर हम कहें तो जहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बर्थ होता है वहाँ पर, और जहाँ ये प्रैक्टिस कम फॉलो की जाती है, उन जगहों पर, दोनों ही जगहों पर जो मॉर्टेलिटी रेट है, यानी जो नवजात शिशु का मृत्यु दर है, वो अभी भी काफ़ी उसमें अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, और इसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स के हेल्थ के लेवल में जो डिफरेंसेस देखे जाते हैं, उनमें दो प्रमुख जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, पहला है फूड अवेलेबिलिटी और दूसरा है फूड हाइजीन। यानी कि ये दोनों ही हमारे खाद्य जो सुविधाएं हैं उससे संबंधित है। पहला फूड अवेलेबिलिटी, दूसरा फूड हाइजीन। अब हम देखते हैं कि आज के समय में लगभग जो फूड की अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाता है, और इसके लिए आप देखेंगे हमारे अपने देश में भी बहुत सारी जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो तमाम स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रमोट करती हैं। और न सिर्फ फूड सिक्योरिटी बल्कि एडिक्वेट जो न्यूट्रिशन की बात होती है, यानी जो खाना आप ले रहे हैं उसमें प्रॉपर प्रोटीन, उसमें प्रॉपर विटामिन्स, और वो खाना हाइजीनिक, यानी कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए वो खाना ऐसा होना चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। तो इस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ होती हैं या इस प्रकार की जो ध्यान दिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारे हेल्थ आउटकम्स को ये प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सैनिटेशन और सीवेज फैसिलिटीज़ की, यानी कि हम किन परिस्थितियों में रहते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे ही अगर आप कंट्री का एक एग्जाम्पल लें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था कि खुले में शौच को रोकने का, यानी ओपन डिफेकेशन को रोकने की जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई, वो बहुत एक प्रभावी स्कीम थी इस क्षेत्र में। और इस प्रकार के जहां भी हम कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल हेल्थ को, एनवायरनमेंट को, तो ये सभी एक परेशानी का सबब बन जाती है। तो ऐसे में इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना और उसके साथ ही साथ प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था या
किसी भी प्रकार की कोई गंदगी आसपास ना इकट्ठी हो, इस तरह की जो ऑलमोस्ट जो अरेंजमेंट्स होती हैं जिसके लिए हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ या और भी जो लोग इवन खुद सिटीजन्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं और इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे हेल्थ को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। इसके बाद क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी, यानी कि जो पानी हम पीते हैं जो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए उसकी जो उपलब्धता है उसको लेकर भी हेल्थ डायरेक्टली हम कह सकते हैं अफेक्ट होती है। और ऐसे बहुत से क्षेत्र भारत में ही अगर हम देखेंगे तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पीने के पानी को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं कभी कभी। तो ऐसे में जो अभी रिसेंटली फिर से गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड एक स्कीम जो शुरू की है कि हर घर में जो नल से जल पहुंचेगा, तो इस प्रकार की जैसे स्कीम्स हैं ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ को हमारे जो क्लीन वाटर की जो अवेलेबिलिटी है फॉर एवरी सिटीजन, हर नागरिक के लिए, तो वो उसको इंश्योर करने का एक तरीका है। और ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए गवर्नमेंट इसको इंश्योर करने के लिए स्टेप्स उठाती है। और ये कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल हेल्थ को, हमारी लाइफस्टाइल को और हमारी वेलबीइंग को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक स्टडी हुई थी, ये स्टडी अमेरिका में की गई थी। वहाँ के एक शहर के एक पर्टिकुलर क्षेत्र के एक, यानी वहाँ पे जो जिसको काउंटी रीजन कहा जाता है, उस क्षेत्र में एक स्टडी की गई थी कि कौन से वो बिहेवियरल फैक्टर्स हैं जिससे जो लॉन्गेविटी है यानी जीवन की जो प्रत्याशा है वो बढ़ती है, यानी हम लंबा जीवन और सुखद जीवन जीते हैं। तो इसको लेकर के वहाँ एक स्टडी हुई जिसमें कुछ फैक्टर्स बाहर निकल कर आए और उस स्टडी में लगभग वहाँ के 7,000 लोगों को वहाँ पार्टिसिपेट कराया गया था। और ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी जिसमें लंबे समय तक उनको ऑब्जर्व किया गया और फाइनली ये देखा गया कि वो लोग जो ज़्यादा समय तक यानी लंबे समय तक जो जीते हैं और एक अच्छा हेल्दी जीवन जो जीते हैं, उनके कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जो उनकी ओवरऑल लॉन्गेविटी यानी जीवन की जो उनकी जो हम कह सकते हैं लंबा जीवन और सुखद जीवन के पीछे जो फैक्टर्स थे वो जब आइडेंटिफाई हुए, तो वो फैक्टर्स यहाँ पर आपके लिए मैंने मेंशन किए हैं। पहला उसमें था प्रॉपर स्लीप, यानी कि एक जो व्यक्ति जिसके अंदर ये देखा गया कि वो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जिसको लीड कर रहा है, इस तरह का व्यक्ति अमूमन जो उसकी रोज़ की आदत थी वो 7 to 8 आवर्स डेली प्रॉपर स्लीप लेने की जो उसकी हैबिट है ये कॉमन देखी गई सभी में। दूसरा ब्रेकफास्ट, यानी कि इस तरह के लोगों के अंदर जो हैबिट है एक कि दे नेवर स्किप देयर ब्रेकफास्ट, यानी वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो ब्रेकफास्ट ऑन टाइम लें और ज़रूर लें। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है वो भी कहीं ना कहीं उनकी लॉन्गेविटी से डायरेक्ट रिलेटेड थी। इसके बाद नॉट स्मोकिंग, यानी वो इस तरह के जो लोग थे वो कभी भी स्मोकिंग या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या उसको कभी भी वो इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते हैं। इसके बाद रेयरली ईटिंग बिटवीन मील्स, यानी कि जब एक बार आपने भोजन कर लिया तो उसके बाद जो आपका दूसरा सही समय है, यानी जब भी आपकी जो रूटीन है उसके हिसाब से जब आप भोजन का सेवन करते हैं तो केवल उसी समय पर वो व्यक्ति भोजन करते थे और उस बीच में वो कुछ भी नहीं खाते थे। जैसे अमूमन आप देखते हैं कि नॉर्मली हम लोग भी आदत के अनुसार अगर हमने सुबह नाश्ता कर लिया और दोपहर में अभी हमें लंच में देरी है तो बीच में हमें अगर कुछ उपलब्ध हो जाता है तो हम खा लेते हैं, या हमें अगर समोसे मिल गए या हमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग मिठाई मिल गई या जो भी हमें पसंद है या हमने चाय ही ले लिया। तो इस प्रकार की जो हैबिट्स होती हैं कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो अपने सही फिक्स्ड शेड्यूल पर ही जो खाना लेते हैं, यानी हर व्यक्ति का ये शेड्यूल अपने अपने उसके अनुसार अलग अलग हो सकता है, परंतु जो भी शेड्यूल आपने अपने लिए डिसाइड किया है आप केवल उसी समय पर भोजन ले रहे हैं। तो ये भी एक जो प्रैक्टिस थी ये कॉमन देखी गई उन सभी लोगों में जिनके अंदर लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ जो देखी गई। उसके बाद बीइंग नियर और एट प्रिस्क्राइब्ड वेट, यानी कि जो हमारा शारीरिक वजन है उसको कहीं ना कहीं जो वजन जितना होना चाहिए उतने ही के उसको आसपास रखना या एक प्रॉपर हम कह सकते हैं आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना। तो ये भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो पाया गया सभी के अंदर कॉमनली। उसके बाद नो अल्कोहल प्रैक्टिस, यानी कि इस तरह के व्यक्ति या तो बिल्कुल भी अल्कोहल का सेवन नहीं करते थे या फिर अगर वो करते भी थे तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, जो कि कुछ हद तक जिसको डेंजरस नहीं माना जाता है। तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर और वो है रेगुलर एक्सरसाइज, यानी इस तरह के लोग जिनके अंदर लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ की जो प्रोबेबिलिटी थी वो ज़्यादा देखी गई। तो इस तरह के लोगों ने
उनके अंदर एक रूटीन की आदत थी कि दे ऑलवेज परफॉर्म सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज। तो ये हमेशा नित्य अपने जीवन में एक्सरसाइज को एक महत्व देते थे और उन्होंने इस प्रैक्टिस को पूरे जीवन फॉलो किया था, बिल्कुल नियम से। अब हम इसके बाद बात करेंगे, एक और शोध हुआ जिसमें ये अलग अलग स्टडीज के और अलग अलग जगहों के डेटा को एक साथ कंपाइल करके देखा गया। तो उस स्टडी से ये एक फाइंडिंग निकलकर सामने आई कि हमारे वो कौन से बिहेवियर हैं जो मॉर्टेलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड हैं और सबसे ज्यादा उसको प्रभावित करते हैं। तो उसमें 3 प्रकार के जो हमारे बिहेवियरल, हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं या हमारी प्रैक्टिसेस हैं, वो कहीं ना कहीं सामने आई, जिससे ये पता चला कि हमारी मॉर्टेलिटी यानी जीवन की जो मृत्यु की हमारी जो कारण है, उसमें ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें पहला फैक्टर जो सबसे ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन था वो है स्मोकिंग, और 18.1% तक जो कंट्रीब्यूशन है स्मोकिंग का होता है इन टर्म्स ऑफ जो मॉर्टेलिटी, जो हम कह सकते हैं प्री मैच्योर, या जो लोग जीवन प्रत्याशा से पहले ही, यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है किसी भी कंट्री की या किसी भी क्षेत्र की, उससे पहले ही स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा कारण है दैट इज अल्कोहल कंजम्पशन, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 16.6% है। उसके बाद डाइट एंड इनएक्टिविटी, यानी कि डाइट, हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं और जो हमारी इनएक्टिविटी यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, या एक ऐसी हमारी आदतें जिसमें हम एक्सरसाइज नहीं करते या प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते या हम प्रॉपरली एक्टिव नहीं हैं, इस तरह की जो ओवरऑल जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो हैबिट्स हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज नियर अबाउट 3.5%। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी जो यूएस और यूके की पॉपुलेशन और दूसरी तरफ जॉर्जिया के अबखाजियन लोग जो हैं उनके ऊपर ये कंपैरेटिव स्टडी की गई थी। और ये स्टडी बड़ी ही रोचक इस मामले में है कि यहाँ पर जो डेटा यूज़ किया गया था वो ये था कि वो कौन से लोग हैं जो मोर देन 100 ईयर्स सर्वाइव करते हैं इस तरह की जगहों पे। यानी ये सैंपल्स देखे गए तो आउट ऑफ 1 लाख पीपल, यानी 1 लाख में से जो यूएसए एंड यूके में जो दर थी जहाँ पर लोग 400 से जहाँ पर लोग 100 वर्ष से ज़्यादा की जी रहे थे, उसकी जो संख्या थी यूएस और यूके में वो 4, यानी प्रत्येक 1 लाख व्यक्तियों में केवल 4 ही लोग ऐसे थे जो कि 100 वर्ष की उम्र को पार कर पा रहे थे। वहीं जब बात की जाए जॉर्जिया के अबखाजियन जो वहाँ की एक कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उसके जो 100 ईयर्स क्रॉस करने की जो वहाँ पर जो देखी गई जो प्रेवलेंस, दैट वाज 400 आउट ऑफ 1 लाख पॉपुलेशन। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितना अलग है। यानी कि जो यहाँ की पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसके अंदर 100 ईयर्स को क्रॉस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन फैक्टर्स को देखा गया कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी इस तरह की जो डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं लॉन्गेविटी के टर्म्स में, उनके क्या पीछे फैक्टर्स हैं। तो उसमें जो 6 प्रमुख फैक्टर सामने आए, उसमें एक जेनेटिक्स, दूसरा मेंटेनिंग विग्रस वर्क रोल्स एंड हैबिट्स, उसके बाद अ डाइट लो इन सैचुरेटेड फैट एंड मीट एंड हाई इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, देन नो अल्कोहल और निकोटीन, हाई लेवल्स ऑफ सोशल सपोर्ट, लो रिपोर्टेड स्ट्रेस लेवल्स। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी कहीं ना कहीं हमने जो बातें अभी की थोड़ी देर पहले भी, उसी को कहीं ना कहीं ये भी रिप्रेजेंट करती हैं या उसी की तरफ इशारा करती हैं। तो इससे हमें ये एक चीज़ यहाँ फिर क्लियर होती है कि ओवरऑल जो लॉन्गेविटी है वो हमारी बिहेवियरल जो हैबिट्स हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, कहीं ना कहीं उनसे हमारी लॉन्गेविटी, हमारी ओवरऑल हेल्थ प्रभावित होती है। और अगर हम उनको सही तरीके से प्रैक्टिस करें, सही तरीके से उनको हम फॉलो करें और हेल्दी बिहेवियर या हेल्दी प्रैक्टिसेस हम करें, तो कहीं ना कहीं जो हमारी ओवरऑल लॉन्गेविटी है वो उससे पॉजिटिवली अफेक्टेड होती है। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ की, यानी कि वो कौन से सामाजिक जो आधार हैं जिससे हमारा जो हेल्थ है वो प्रभावित होता है। उसमें जो पहला है दैट इज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये ध्यान जाना चाहिए कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जब हम नेशनल लेवल पर देखते हैं तो उसके अलग मायने होते हैं, जबकि
जब हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर वो किस तरह से चेंज हो रही है या किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो एक बहुत सही पैरामीटर होता है। क्योंकि अक्सर स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जब हम पर कैपिटा इनकम नेशनल लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ पर, जैसे उदाहरण मैं आपको इसका एक दूं समझने के लिए, तो अरब की कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम जो आता है वो एक्चुअली में उनके रियल जो एक इंडिविजुअल या एक फैमिली की जो पर कैपिटा इनकम है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। और उसका कारण ये है कि वहाँ के कुछ पर्टिकुलर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या हम कह सकते हैं ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनके पास वहाँ की उस देश की संपत्ति का मोर देन 90% हिस्सा उनके पास है। तो ऐसे में होता ये है कि उनकी प्रॉपर्टी भी जब हम उसको नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं तो वो सभी के हिस्से में दिखाई देती है। यानी स्टैटिस्टिकली जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो पर कैपिटा इनकम में सबके खाते में शो होती है, परंतु रियलिटी में वो ऐसी पिक्चर जो होती है वो एक गलत पिक्चर है और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के लिए जो अवेलेबल वेल्थ है या रिसोर्सेज हैं वो उस मात्रा में अवेलेबल नहीं होते। तो ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है या हेल्थ आउटकम्स हैं उनको प्रभावित करते हैं। और इसीलिए आप ये अक्सर देखेंगे कि जो बातचीत होती है हाउ टू रिमूव सोशल इनइक्वालिटी, या हम कैसे सामाजिक असमानता को दूर कर सकते हैं, आर्थिक असमानता को दूर कर सकते हैं, तो ये जो उसके पीछे के जो रीजंस हैं कि क्यों हम ये अचीव करना चाहते हैं, उसके एक प्रमुख रीजंस में हमारी ओवरऑल हेल्थ, हमारी ओवरऑल जो वेलबींग है वो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। इसके बाद अगेन वी कैन सी सोशियो इकोनॉमिक हायरार्कीज। अब यहाँ पर बहुत सारे सोसाइटीज़ में नॉट ओनली वेल्थ बट सोशल स्टेटस भी बहुत अलग अलग तरीके से स्ट्रेटिफिकेशंस होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कास्ट सिस्टम की जो प्रेवलेंस है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारे जो लाइफस्टाइल है या हमारी जो हेल्थ आउटकम्स हैं उनको वो कुछ हद तक प्रभावित करती है। इसके बाद हम बात करते हैं जॉब इनसिक्योरिटी की। और जब कोई भी इंडिविजुअल एक ऐसे जगह पर काम करता है जहां उसे जॉब सिक्योरिटी है, जहां जॉब को लेकर के या एम्प्लॉयमेंट को लेकर के उसे स्ट्रेस नहीं है और वो एक अच्छी वर्किंग कंडीशन में जब काम करता है तो उसकी ओवरऑल जो हेल्थ होती है वो, और एक ऐसा व्यक्ति जो निरंतर इस चिंता में रहे या इस प्रकार के टेंशन में रहे कि कल उसे काम मिलेगा कि नहीं या उसको आगे की जो उसकी जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल हेल्थ को नेगेटिवली प्रभावित करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल स्किल्स की। हमारे जो सोशल स्किल्स हैं यानी दूसरे लोगों के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है या जो हमारा ओवरऑल हम कैसे अपनी सोसाइटी में एडजस्ट करते हैं, वो हमारे जो स्किल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे एंड दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ पेन, यानी पीड़ा का मनोविज्ञान। और यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पेन होता है या पेन की हम फीलिंग अगर कहें तो वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तरह की होती है। यानी कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो पेन की फीलिंग है वो वेरी करती है। और पेन का अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें या इसका रोल हमारी लाइफ में क्या है, तो एक इसका मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब भी हम कहीं मान लीजिए लॉन्ग सिटिंग आवर्स करते हैं, हम कोई कार्य कर रहे हैं जहां हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमारा ध्यान पूरी तरह से सिर्फ काम पर है, ऐसे में जब हम लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं तो हमारे 1 घंटे या 2 घंटे जैसी जिसकी क्षमता हो, उसके बाद हमारी बॉडी में कुछ पेन आने लगता है। और इस तरह के जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि अब हमें हिलने की या अपना पोस्चर चेंज करने की या उस जगह से हट करके थोड़ा सा वॉक करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जो हैं, जो सिग्नल्स हमें आ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो पेन है कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक एक मैकेनिज्म है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो पेन इज गुड फॉर अस, यानी कि पेन बर्दाश्त करना नहीं बट पेन एज अ मैकेनिज्म इज गुड फॉर अस, ताकि हमें ये इंफॉर्मेशन मिल सके, हमें ये जानकारी मिल सके कि हमें कब कौन सा एक्शन लेना है और हमारी जो ओवरऑल सेहत है या लाइफ है या जो हमारा एडेप्टेशन है उसके हिसाब से पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सिग्नल। तो लेकिन जब हम बात करते हैं तो रियलिटी में हम में से कोई भी पेन चाहता नहीं है कि उसको एक्सपीरियंस हो, यानी कि हम एज मच एज पॉसिबल पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। तो
पेन से रिलेटेड जो साइकोलॉजी है, किस प्रकार से जो फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वो पेन की जो फीलिंग है या जो पेन का ओवरऑल हमारा मैनेजमेंट है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग अपने इस सत्र में चर्चा करेंगे। तो एक स्टडी जो की गई थी 1956 में बीचर के द्वारा, आप यहाँ देख सकते हैं, और ये स्टडी जो उन्होंने की थी, ये उन्होंने कुछ सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर 2 में जिन्होंने हिस्सा लिया था या जो वहाँ पर जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो बीचर वहाँ पर एक डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने देखा कि जो इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पर, जो सोल्जर्स, जब वो वुंडेड हो जाते थे, यानी वो चोट उनको लग जाती थी, किसी तरह की कोई इंजरी हो जाती थी लड़ाई के दौरान, तो वो जब आते थे डॉक्टर के पास, तो बीचर ने ये वहाँ पर ऑब्जर्व किया कि उसमें बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो अपनी इंजरीज को इतना हल्के में बताते थे या उसको इस तरह से वो रिप्रेजेंट करते थे या उसके बारे में जो रिपोर्टिंग वो करते थे वो उसको यूजुअली ज़्यादातर सोल्जर्स बहुत ही नॉर्मल या माइल्ड पेन की तरह उसको वो बताते थे। यानी वो बताते थे कि बहुत कम दर्द हो रहा है या बहुत मतलब एक बर्दाश्त करने की क्षमता तक ही दर्द हो रहा है, जबकि बहुत कम सोल्जर्स ये रिपोर्ट करते थे कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और उन्होंने ये भी देखा कि जो मेडिकेशन यानी दवाई को जो दवाई मांगने की जो टेंडेंसी है पेन की वजह से, वो भी सोल्जर्स में काफ़ी कम थी। तो बीचर को ये चीज़ बड़ी कौतूहल उनको हुआ इसको लेकर के कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और बीचर वापस अपने स्थान पर आए और अपना वहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, तो वहाँ पर जब नॉर्मल सिविलियंस को उन्होंने फिर से देखा, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने यहाँ पर फिर एक अलग चीज़ पाई और देखा कि जो सिविलियंस की जो रिपोर्टिंग टेंडेंसी है पेन को लेकर के, वो बिल्कुल अलग है। यानी कि वो छोटे से छोटे पेन्स को भी और ऐसे चोट या ऐसी सर्जरीज को जो कि उन बीचर ने जहां ऑब्जर्व किया था कि सोल्जर्स उस तरह की इंजरीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते थे या उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे या उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो पेन की शिकायत नहीं करते थे, सिविलियन पॉपुलेशन में उन्होंने ये टेंडेंसी देखी कि वो लोग उसको बहुत सीवियर पेन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे थे या उसको रिपोर्ट कर रहे थे, और उसके लिए वो अलग अलग उनके पास डिमांड्स आती थी कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप हमें कोई अच्छी दवाई दीजिए या हमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई दीजिए। तो इस प्रकार की उनको ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली। तो अपनी इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने फाइनली ये कंक्लूड किया कि जो इंडिविजुअल्स के लिए मीनिंग होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन का, वो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मीनिंग उन्होंने यहाँ पर इस तरह से देखा कि जो सिविलियंस हैं उनके लिए वो जो भी कंडीशन है वो उनके लिए ये दिखाती है, यानी वो जो परिस्थिति है उसका अर्थ सिविलियंस के लिए, जो आम नागरिक है उसके लिए ये है कि अब चूंकि वो समस्या में है तो उनका आगे आने वाला जो जीवन है वो और कष्टमय हो सकता है। यानी अगर वो किसी सर्जरी से गुजरे हैं या उनको किसी प्रकार की कोई चोट लगी है, तो अब जो आगे आने वाला समय होगा वो और कष्टकारी होगा या अब वो और दुख भरा होगा या अब उनको और ज़्यादा समस्याएं आएंगी। जबकि जो सोल्जर्स का केस था वहाँ पर बीचर ने ये वहाँ पर जो निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार से सोल्जर्स के लिए वो जो चोट लगना था वो उनके लिए एक वरदान की तरह था। और उसका कारण ये है कि वो सभी सोल्जर्स अब उस चोट की वजह से अपने घर जा सकेंगे और अब उनको युद्ध में हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा। यानी कि ये जो वहाँ पर उनके लिए उस पूरी घटना में हम ये कह सकते हैं कि सोल्जर्स ने इसको एक दूसरे तरीके से परसीव किया। वहाँ पर उनके लिए इस पूरी घटना का जो अर्थ था वो चोट की दर्द या जो चोट की वजह से उनको परेशानी आ रही थी उससे ज़्यादा उनको इस बात की तसल्ली थी कि वो अब वापस अपने घर जाएंगे, एक सेफ एनवायरनमेंट में जाएंगे और वॉर में अब उनको हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार की हम देखते हैं कि जो मीनिंग अलग अलग हम देते हैं पेन को लेकर के, वो कहीं ना कहीं हमारी पेन के बारे में जो हमारी फीलिंग्स हैं या जो पेन का हमारा परसेप्शन है उसको हम कह सकते हैं उसको प्रभावित करता है। इसके बाद पेन को प्रभावित करने का एक और जो सिद्धांत है वो है गेट कंट्रोल थियरी। और गेट कंट्रोल थियरी ऑफ पेन के अनुसार पेन nerve gates operate to open or close, letting pain signals travel to the brain. और इसमें when there is pain, these gates open. When pain stops, these gates block the pain receptors. अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ये जो माना जाता है कि ये गेट
एक प्रकार का है जो इस तरह से फंक्शन करता है कि जब भी हमें कोई पेन होता है तो वो गेट ओपन होता है और वहाँ से जो सिग्नल्स हैं पेन के वो हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं और उसके बाद वो गेट बंद हो जाता है, उसके बाद सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचते। इस कारण से जो गेट है एक प्रकार का वो खुलता और बंद होता है और इससे जो हमारा पेन का परसेप्शन है वो प्रभावित होता है। इसके बाद इसको प्रभावित करने वाले जो गेट यानी जो ये न्यूरल गेट है, जो एक हाइपोथेटिकल गेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा, उसको जो फैक्टर जो प्रभावित करते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन पेन फाइबर्स, देन द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन अदर पेरिफेरल फाइबर्स एंड थर्ड फैक्टर दैट इज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन। यानी कि जो सबसे पहला जो हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर है दैट इज अगर कोई इमीडिएटली चोट लगती है तो वहाँ पर जो भी जो हमारे पेन रिसेप्टर्स हैं वो सभी एक्टिव हो जाते हैं और वो इमीडिएटली जब एक्टिव होते हैं तो वो सिग्नल को लेकर के ब्रेन की दिशा में पहुँचते हैं। तो जब वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है ब्रेन की तरफ तो यानी वो पेन फाइबर्स जो एक्टिवेट होते हैं तो उस समय जो हमारा न्यूरल गेट है वो ओपन हो जाता है और इस वजह से वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है। इसके बाद द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी गेट उतनी ही तीव्रता से ओपन होगा और वो सूचना जो है वो तुरंत हमारे पास मस्तिष्क के पास पहुंचेगी। उसके बाद मैसेज जो ब्रेन से वापस आता है, यानी कि वंस वी हैव रिसीव्ड द मैसेज, और अब हम उस चोट को हम कह सकते हैं कि एक तरह से हम उसको जब अटेंड कर लेते हैं तो उसके बाद ब्रेन से ये मैसेज कहीं ना कहीं डिलीवर होता है कि नाउ देयर इज़ नो नीड फॉर दिस काइंड ऑफ मैसेज, तो पेन का जो वो गेट है वो क्लोज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये अफेक्टेड होता है। और कुछ कंडीशंस हैं जो गेट को ओपन करने के लिए जो हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स वहाँ पर एप्लीकेबल हैं, उसमें जो पहला फैक्टर है दैट इज़ फिजिकल कंडीशंस रिलेटेड टू ओपनिंग ऑफ द गेट, यानी पेन गेट जो है हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है वो किन फैक्टर से प्रभावित होकर के ओपन होता है। उसमें पहला है जो फिजिकल कंडीशंस दैट इज़ एक्सटेंट ऑफ द इंजरी, जो हमारी इंजरी का जो एक्सटेंट है, यानी वो कितनी ज़्यादा इंजरी हुई है हमको। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंजरी है, उसका जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो गेट उतनी ही तीव्रता से ओपन होगा। देन इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी लेवल, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी ऐसा एक्टिविटी हमारे अंदर हो रहा है जो सही नहीं है तो उसकी वजह से भी जो गेट है वो इमीडिएटली ओपन होगा। देन इमोशनल कंडीशंस, इमोशनल कंडीशंस में जो हमारी एंग्जाइटी, जो हमारी दुश्चिंता है उस चीज़ को लेकर के, या जो चिंता भी है, वरी है, वो भी गेट को ओपन करने में एक बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे इसका एक सिंपल उदाहरण मैं अगर आपको दूं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे कहीं पर कुछ कट लगता है और हमें उस बारे में पता नहीं चलता, बट एज सुन एज हम नोटिस करते हैं कि उस कट से खून निकल रहा है तो उसको देखने के बाद एक प्रकार की एंग्जाइटी हमें होती है और वो कहीं ना कहीं फिर हमें ये एहसास कराती है कि दैट समथिंग हैज़ हैपेंड और उसकी वजह से हमें दर्द हो रहा है। उसी तरह से टेंशन, द मोर टेंशन वी टेक, उसी से वो गेट जो होता है ओपन हो जाता है एंड द पेन सिग्नल रीचेज आवर ब्रेन। उसके बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन जिन लोगों को होता है या डिप्रेसिव कंडीशंस में जो लोग होते हैं उनका जो पेन गेट ओपन होने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद मेंटल कंडीशंस, मेंटल कंडीशंस में फोकसिंग ऑन द पेन एंड बोर्डम, यानी कि जब हम पेन की जो स्थान है उस पर जब हम ध्यान देते हैं या जो घटना है उस पर जब हम ध्यान जाता है हमारा बार बार, हम जब केंद्रित करते हैं अपना ध्यान वहाँ, तो गेट ओपन होने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है। यानी जब हम अपने चोट के बारे में याद करते हैं तो हमें ज़्यादा दर्द का एहसास होता है बिकॉज वो गेट ओपन हो जाता है। एंड ऑल्सो बोर्डम, यानी जब हम खाली बैठे होते हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं, इस तरह की अवस्था में भी ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि वी विल थिंक अबाउट आवर पेन या अपनी जो इंजरी है और उसकी वजह से अगेन द गेट विल ओपन एंड हमको वो मैसेज मिलेगा। इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं जो गेट को क्लोज करने में या क्लोज होने में मदद करते हैं या हम कह सकते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। उसमें जो पहला फिजिकल कंडीशंस हैं उसमें मेडिकेशन, यानी जब भी हम किसी दवाई का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से वो गेट्स क्लोज होते हैं। उसके बाद काउंटर स्टिमुलेशन, यानी कि हमारे शरीर में यदि उसी समय
कोई और प्रकार का अगर हमें स्टिमुलेशन होता है या किसी और प्रकार की अगर हमें हमारे अंदर कोई चेंजेस आते हैं फिजियोलॉजिकल, तो वो कहीं ना कहीं हमारे उस पेन से हमारा ध्यान हटा देते हैं। जैसे इसका एक सिंपल मैं उदाहरण आपके लिए यहाँ देता हूँ। जैसे जब हमको कोई मान लीजिए किसी के पैर में दर्द हो या उसके कमर में दर्द हो, तो इस प्रकार के जब हमें दर्द होते हैं तो अगर उसी समय हमारी मालिश की जाए या हम अपने हाथ से ही करें या किसी से हम मालिश करवाएं, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो सेंसेशन है, जो सिग्नल्स हमारे हैं वो कहीं और से आने लगते हैं। तो ऐसे में जो पेन के जो सिग्नल्स आ रहे थे वो गेट बंद होने की वजह से हमारे पास नहीं आते। इसके बाद इमोशनल कंडीशंस। इमोशनल कंडीशंस में पॉजिटिव इमोशंस, रिलैक्सेशन एंड रेस्ट, ये तीनों ही हमारी जो पेन गेट्स हैं उसको बंद करने में यानी उसको क्लोज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद मेंटल कंडीशंस, जिसमें डिस्ट्रैक्शन और इंटेंस कंसंट्रेशन, उसके अलावा इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेस्ट इन लाइफ एक्टिविटीज़, ये ठीक बिल्कुल हम देख सकते हैं कि ऑपोजिट टू व्हाट वाज ओपनिंग द गेट, जो गेट जिस फैक्टर्स की वजह से ओपन हो रहा था, हमें पेन का परसेप्शन हो रहा था, पेन का जो सिग्नल था वो ब्रेन तक पहुंच रहा था, वो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि बहुत हद तक जो उसके रिवर्स जो हम कह सकते हैं बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हैं, उनकी वजह से वो गेट क्लोज हो जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे पेन मैनेजमेंट की। तो पेन मैनेजमेंट से संबंधित जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है कॉग्निटिव इंटरवेंशन टेक्निक। और इस टेक्निक में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है या उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि सो दैट वो अपने अंदर आने वाले जो विचार हैं, जो थॉट प्रोसेस है, वो उसको रीस्ट्रक्चर करें, उसको मॉडिफाई करें, उसको इस प्रकार से वो रेगुलेट करें सो दैट कि जो इमोशंस उनके अंदर उसकी वजह से डेवलप हो रहे हैं वो पॉजिटिव इमोशंस डेवलप हों, ना कि नेगेटिव इमोशंस, ताकि जो उनका ओवरऑल जो परसेप्शन है पेन का, जो उनकी पेन की जो अनुभूति है वो कम हो जाए और इस प्रकार से वो जो अपना ओवरऑल जो पेन है उसको अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद जैसा हम यहाँ पर इन 4 कंडीशंस में देख सकते हैं, पहला है चैलेंजिंग, कैटास्ट्रॉफिक और होपलेस थॉट, यानी जब हमें कभी भी ये एहसास होता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति आ गई और इस तरह के जो होपलेसनेस की जो थॉट्स हैं, जहां हम आशा बिल्कुल खो देते हैं, तो इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं कहीं ना कहीं ये हमारे दर्द की जो अनुभूति है उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करते हैं। और यहीं पर यदि हम अपने इन थॉट्स को चैलेंज करें या मॉडिफाई करें और उसको इस तरह से हम अपने लिए रिप्रेजेंट करें, रीस्ट्रक्चर करें कि नहीं, ये जो परिस्थिति है मैं इससे बाहर आ सकता हूँ, या ये जो मेरे साथ हुआ घटना ये और भी बुरी हो सकती है, तो जितना अभी हुआ है मुझे इसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैं बच गया, या मैं एक बहुत बुरी स्थिति में हो सकता था लेकिन मैं आज उससे फिर भी कम, मेरी जो समस्या है वो कम है। तो इस प्रकार की जो हमारी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है या जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन, अगेन हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा ध्यान है अगर वो कंटिन्यूअसली हमारे उस इंसिडेंट या इंजरी या पेन की तरफ है तो कहीं ना कहीं वो और एलिवेट होगा। तो इसलिए जो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए वो दूसरी बातों पर, दूसरी एक्टिविटीज़ में हमें ले जाना चाहिए सो दैट कि जो हमारा ओवरऑल जो पेन का परसेप्शन है वो कम हो। इसके बाद नॉन पेनफुल इमेजरी एंड सेकेंड इज पेन रीडेफिनेशन। तो नॉन इमेजरी की जब हम बात करते हैं यहाँ पर नॉन पेनफुल इमेजरी की, तो इसमें जो प्रपोज किया जाता है कि दैट वी आर सपोज टू इमेजिन अबाउट गुड थिंग्स, हमें ऐसी चीज़ों के बारे में उस समय इमेजिन करना चाहिए या सोचना चाहिए जो हमारे लिए सुखद हों, जो हमारे लिए किसी भी प्रकार का कष्ट या पीड़ा का अनुभव हमें न कराती हों। तो ऐसी चीज़ों के बारे में अगर हम उस समय इमेजिन करें या उसके बारे में हम अपना ध्यान लगाएं तो दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर आवर पेन मैनेजमेंट। इसके बाद पेन रीडेफिनेशन। पेन रीडेफिनेशन का मतलब यहाँ पर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम अपने पेन को जो जिस वजह से वो पेन हो रहा है हमारे पास, या जिस वजह से या जैसा भी पेन हमें हो रहा है उसके जो रीजंस हैं या जो उसकी वजह से हमें होने वाली परेशानियां हैं, अगर हम उसको कहीं ना कहीं दोबारा से रीडिफाइन करें, उसको ऐसे वे में देखें कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान न दे करके हम उस कंडीशन में भी क्या पॉजिटिव है उस पर अगर हम फोकस करें, देन दिस होल इज गोइंग टू बी दिस परसेप्शन ऑफ पेन विल डिक्रीज।
जैसे इसका एक सिंपल सा उदाहरण अगर हम दें तो यदि कभी आपको मान लीजिए पेट में दर्द हुआ या कुछ भी ऐसी कोई मान लीजिए असहजता हुई और उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए और अभी तक आपको ये लग रहा था कि दैट पेट में मेरे बहुत दर्द हो रहा है एंड मैं बहुत परेशानी में हूँ, लेकिन इस ओवरऑल वहाँ जाने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद पेट का दर्द तो बहुत नॉर्मली उन्होंने एक दवाई से ठीक कर दिया, बट वहाँ पर मान लीजिए कोई और किसी तरह का उन्होंने आपको सिम्टम या कुछ देख करके आपको उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे और उसके बाद उन्होंने आपको ये बताया कि भाई आपके जो ये प्रॉब्लम थी एक्चुअली वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, कुछ दूसरी ही प्रॉब्लम आपको थी जिसकी वजह से आपको आगे आकर के बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती थी। तो ऐसे में जो आपका ये दर्द है उसके बारे में अब आप ये वहाँ पर उसको सोच सकते हैं कि भाई अगर ये दर्द मुझे नहीं हुआ होता देन मुझे ये जो दूसरी परेशानी है इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि ये दर्द मुझे हुआ और मैं इसकी वजह से डॉक्टर के पास गया। तो इस प्रकार की ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपके लिए ये समझने का कि किस तरह से हम उस सिचुएशन में भी अपने लिए एक बेहतर डेफिनेशन यानी एक बेहतर विकल्प के साथ हम उसमें आ सकते हैं। तो इससे हमारा जो ओवरऑल पेन का एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। इसके आगे जब हम बात करेंगे देन हम बात करेंगे साइकोसोशल फैक्टर्स इन पेन परसेप्शन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पेन परसेप्शन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। उसमें जो पहला है दैट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये देखा गया है कि जो इस तरह के जो भी लोग हैं जब उनकी लर्निंग जो होती है उसके अनुसार वो कहीं ना कहीं पेन को कैसे यानी उसको लेकर के अगर उनके अनुभव जो हैं वो पहले अच्छे नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको पेन और ज़्यादा अनुभव होगा, और अगर उसके पहले के जो उनके अनुभव हैं यानी जो लर्निंग के उनके एक्सपीरियंसेस हैं यानी एसोसिएशन की जो वजह से जो हमारी मेमोरी डेवलप होती है, जो लर्निंग होती है, उसकी वजह से हमारा जो पेन परसेप्शन है वो प्रभावित होता है। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इसके बारे में हम अभी आगे भी चर्चा करेंगे। तो सेकंड है देन थर्ड इज एंजाइटी। तो एंजाइटी हम अगर इसका एग्जांपल देखें यहाँ पर तो जैसे क्रॉनिक पेन होता है और एक्यूट पेन होता है, यानी कि एक ऐसा दर्द जो लंबे समय तक रहता है मगर वो कम दर्द होता है, और एक एक्यूट पेन यानी वो तीव्र होता है बट वो कुछ समय के लिए वो दर्द होता है। यानी यूजुअली इंजरीज में या इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो एक्यूट पेन होता है, लेकिन क्रोनिक पेन जो होता है वो लंबे समय तक रहता है। जैसे अगर हम कमर दर्द की बात करें, घुटने में दर्द की बात करें, तो इस प्रकार के जो दर्द हैं वो क्रोनिक पेन की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर एक्यूट पेन के बारे में ये देखा गया है कि चूंकि ये बहुत तीव्र होता है तो इसकी वजह से जो हमारा पेन का अनुभव है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से हमारी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बट जैसे ही हम दवाई लेते हैं या कुछ समय बीतता है तो एक्यूट पेन नीचे आता है, यानी एक्यूट पेन में गिरावट आती है, और इस वजह से इस पेन में गिरावट की वजह से जो हमारी ओवरऑल एंग्जाइटी है वो भी कम होती है। यानी एक्यूट पेन कहीं ना कहीं शुरू में हमारी एंग्जाइटी को बढ़ाता है बट बाद में हमारी एंग्जाइटी कम होती है। लेकिन क्रोनिक पेन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी एंग्जाइटी जो है वो ये फील करने के बाद कि ये दर्द जा ही नहीं रहा है, इस तरह की जब हमारे अंदर टेंडेंसी या इस तरह की जब हमारी एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वहाँ पर हमें वो दर्द और ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करता है, और इसलिए जो हमारा ओवरऑल जो पेन का परसेप्शन है वो फिर से बढ़ जाता है। यानी दर्द यानी जो प्रॉब्लम है वो वही है, बट जो हमारी एंग्जाइटी है उस प्रॉब्लम की वजह से वो बढ़ रही है, क्योंकि हमारा वो दर्द कम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो हमारी एंग्जाइटी को और बढ़ाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फियर की। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से इंडिविजुअल्स आफ्टर सर्जरी वो उनका जो एक फियर की उनके अंदर हम कह सकते हैं एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, यानी वो ये डरते हैं कि उन्हें कुछ हो जाएगा, अगर वो ज़्यादा हिले या उन्होंने कुछ वज़न उठा लिया तो उसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उनके अंदर ये टेंडेंसी कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है कि अगर उन्होंने कोई भारी सामान उठा लिया या कोई भी काम कर दिया तो फिर से उनकी वो जो इंजरी है या जो फिर से उनका जो प्रॉब्लम है वो फिर से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में जो ये फियर का जो फैक्टर है वो भी हमारे ओवरऑल पेन का जो परसेप्शन है उसको एलिवेट करता है। इसके बाद हमने बात की थी कैटास्ट्रोफाइजिंग की, यानी कि किस प्रकार से जो हम
उसको किस तरह से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, यानी हम प्रॉब्लम्स को और एग्जेजरेट करते हैं या हम उनको अपने थॉट्स में उसको मिनिमाइज करते हैं, उसको नॉर्मली परसीव करते हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। देन मीनिंग, जैसा मैंने अपने शुरू के ही चर्चा में जो बीचर का जो एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने जो स्टडी की थी सोल्जर्स और सिविलियंस के ऊपर, यहाँ पे हम एक और उदाहरण देख सकते हैं कि जो चाइल्ड बर्थ के समय मदर जो पेन फील करती है, कहीं ना कहीं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं, हमें इस चीज़ को समझने में हेल्पफुल हो सकता है कि वैसा पेन अगर किसी को नॉर्मल कंडीशन में उस लेवल का पेन हो तो वो फेटल हो सकता है, यानी उसकी वजह से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। परंतु उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो मदर होती है, शी इज एबल टू बियर दैट पेन, यानी उस लेवल का पेन भी वो बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि वहां पर उस पूरे पेन का जो मीनिंग है उसके लिए वो एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही प्लेजेंट आउटकम है, यानी बच्चे का जन्म। तो ये इस प्रकार का जो हम उस सिचुएशन में जो मीनिंग देते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद सेल्फ एफिकेसी, यानी हम अपनी एबिलिटीज में कितना भरोसा रखते हैं, खुद पर हमें कितना आत्मविश्वास है, हमें क्या लगता है कि हम किस तरीके से इस परिस्थिति से निपट पाएंगे, क्या हमारे अंदर वो क्षमता है। तो जितना ज़्यादा हमारा सेल्फ एफिकेसी होगा उतना ही बेहतर हमारा पेन का मैनेजमेंट होगा। इसके बाद वी टॉक अबाउट अटेंशन। अगेन यहाँ पर जो हमने पहले भी बात की कि हमारा जो अटेंशन है वो जब हमारा इस तरह की घटनाओं से या जो इंजरी है या जो भी सिचुएशन है, जब उससे हटा करके हम दूसरी चीज़ों पे लगाते हैं तो हमारा जो पेन का ओवरऑल परसेप्शन है वो कम होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ साइकोसोशल फैक्टर्स हैं पेन के जो हमारे ओवरऑल पेन परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद जैसा हमने बात की थी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑपरेंट टेक्निक्स, किस तरह से जो ऑपरेंट टेक्निक्स हैं वो हमारे ओवरऑल जो पेन को मैनेज करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें पहला है टू रीइंफोर्स एडेप्टिव वेलनेस बिहेवियर्स सच एज वॉकिंग विदाउट लिम्पिंग आफ्टर अ माइनर सर्जरी, यानी हम लोगों को ये प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो सर्जरी के बाद इस प्रकार से बिहेव करें जैसे कि वो खुद को बीमार न मान लें, यानी एक बीमार की तरह व्यवहार न करें, वो जितना ज़्यादा हो सके एक नॉर्मल अपने आप को माने और नॉर्मल तरीके से वो अपनी लाइफ को फिर से शुरू करें, ताकि जो उनका इसकी वजह से जो ओवरऑल जो एक पेन का परसेप्शन है वो कम हो सके। इसके अलावा इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी फैमिली के लोगों को और उनके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें ये प्रोत्साहित करना चाहिए या इस तरह से उन्हें हम कह सकते हैं मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी इन बातों को या अपनी इन आदतों को एक हम कह सकते हैं कि पेन को, जो पेन की शिकायत है उनकी, वो उस तरह की बात बार बार न करें, ताकि वो सिंपैथी लेने के लिए या दूसरों का अटेंशन पाने के लिए वो इस तरह की जब बात करते हैं तो फैमिली एंड फ्रेंड्स को उनको डिस्करेज करना चाहिए कि भाई आप ये बार बार पेन की बात मत करिए और इस पर से अपना ध्यान हटा दीजिए, और ये करने से आपको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि जब भी वो पेन की बात करें या पेन से संबंधित जो घटना है उसकी बात करें तो वहां पर आप उन्हें डिस्करेज कर सकते हैं कि आप इस तरह की बातचीत मत करिए, इससे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। यहीं जबकि वो पेन से अलग कुछ बातचीत करें, यानी कि वो कुछ पॉजिटिव वे में बात करें, दूसरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें, तो आप उसको एनकरेज कर सकते हैं इस तरह के बिहेवियर को। देन अगेन जब इंडिविजुअल्स इस तरह की इंजरीज या इस तरह के कोई भी उनके साथ घटनाएं या कोई सिचुएशन हो जहां पर वो पेन मेडिकेशन की डिमांड करें, तो ऐसे में केवल उन्हें पेन मेडिकेशन आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या किसी प्रोफेशनल ने प्रिस्क्राइब किया है, उसको भी केवल फिक्स्ड शेड्यूल पर ही दिया जाए। उनको उनकी चॉइस के हिसाब से या जब जब वो पेन की शिकायत करें उस समय उनको नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो फिर से उनका वो जो पेन का ओवरऑल जो परसेप्शन है वो बढ़ता है। और अगर हम उनको केवल फिक्स टाइम पे पेन की जो हम कह सकते हैं कि जो मेडिकेशंस हैं वो दें, और इसके लिए आगे भी और इसमें सजेशंस दिए जाते हैं कि जैसे इंडिविजुअल्स को जो पेन के लिए जो एनाल्जेसिक्स जो दिए जाते हैं उसमें भी उनको वो चीज़ें एक लिमिट के बाद, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको रिड्यूस किया जाए और उसमें उनको स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से उनको उसको हटाया जाए कि उन्हें इस बारे में पता न चले। जैसे कि इसका एक तरीका ये सजेस्ट किया जाता है कि आप उसको किसी एक फ्लेवर्ड ड्रिंक के साथ मिला दीजिए और उसके बाद उनको बोलिए कि इसी में दवाई मिली हुई है, एंड धीरे धीरे धीरे
आप उस फ्लेवर्ड ड्रिंक में से दवाई की मात्रा कम करते जाइए एंड फाइनली केवल फ्लेवर्ड ड्रिंक बच जाएगा और दवाई पूरी तरह से उसमें से हट जाएगी। तो इस प्रकार से उनकी जो दवाई पर डिपेंडेंसी है उसको भी कम किया जा सकता है। इसके बाद जो हम बातचीत करेंगे दैट विल बी अबाउट अनदर टेक्निक फॉर पेन मैनेजमेंट एंड दैट इज यूज ऑफ बायोफीडबैक एंड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। जब हम यहाँ बायोफीडबैक की बात करते हैं तो ये एक इस प्रकार की टेक्निक है इन विच अ पेशेंट लर्न्स टू एक्सर्ट कंट्रोल over basic automatic bodily processes such as blood pressure, heart rate, blood flow, as well as learning to gain increased control over voluntary processes such as muscle tension। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक प्रकार की जो टेक्निक यूज़ की जाती है अक्सर पेन मैनेजमेंट के लिए या इंडिविजुअल्स को उनकी बॉडीली जो रिस्पॉन्सेज हैं या जो उनकी जो ओवरऑल फिजिकल स्टेट है उसको वो कैसे, जो उनके वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज हैं उनको वो किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने उन स्टेट्स को, अपनी मसल्स को, अपनी ओवरऑल बॉडी को वो किस तरह से अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, इसके बारे में ये एक प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इस तरह की बायोफीडबैक के माध्यम से। और इसको इस तरह से किया जाता है, अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए बताऊं तो ये एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जहां पर हमारी बॉडी से उसको जोड़ा जाता है, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड्स और ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड्स एंड ट्रांसड्यूसर्स ये यूजुअली हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जहां से जो सिग्नल जाता है, यानी कि हमारी फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर पे, हमारे चेस्ट के पास फॉर आवर हार्ट रेट सिग्नल, और हमारे हाथ में ताकि हमारा ब्लड प्रेशर का हमारा वो लिया जा सके पैरामीटर। इस तरह के अलग अलग जगहों पर ये जो इलेक्ट्रोड्स और ट्रांसड्यूसर्स को फिट किया जाता है, यानी कि उनको लगाया जाता है, और ये टेम्पोरली लगते हैं, ये उसके बाद तुरंत उसके बाद हटा दिए जाते हैं आफ्टर दिस सेशन। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स और ट्रांसड्यूसर्स को वहां अप्लाई करके उसके बाद व्यक्ति को ये कहा जाता है कि आप अब अपनी जो भी आपके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं बॉडी को उनको ऑब्जर्व करिए, और एज आप मतलब यानी जब आपके अंदर किसी भी तरह का कोई ऐसा सिग्नल आएगा, जैसे अगर मान के चलें कि अगर हार्ट रेट आपका बढ़ा हुआ है तो मशीन के अंदर एक तरह की टोन आएगी या एक तरह की लाइट जलेगी, यानी वो रेड लाइट हो सकती है या एक बहुत ही तेज साउंड हो सकती है जो बहुत ज़्यादा बीप करे। तो ऐसे में आपको ये बताया जाएगा कि जब ये साउंड ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि जो आपका हार्ट रेट है वो ज़्यादा है, या आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इस मशीन से आपको ये पता चलेगा कि जो आपके बॉडीली रिस्पॉन्सेज हैं वो इस समय क्या चल रहे हैं। तो आपको करना ये है कि दैट यू नीड टू कंट्रोल योर ओन बॉडीली रिस्पॉन्सेज। जो आपके ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स हैं आप उनको कंट्रोल नहीं करते, वो खुद से रेगुलेट होते हैं, बट यहाँ पर इंडिविजुअल्स को ये प्रमोट किया जाता है कि आप उस बीप पर ध्यान दें, और उस बीप पर ध्यान देने के बाद जब आपको ये लगे कि ये पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं या एक लेवल से बढ़े हुए हैं, तो वहाँ पर आप खुद को इस तरह से रिलैक्स करें या उन चीज़ों पे इस तरह से कंसंट्रेट करें कि वो टोन फिर से नॉर्मलाइज हो, यानी जो बीप वहाँ पर मशीन में आ रही है वो फिर से नॉर्मल टोन आने लगे। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने किस तरीके से उस चीज़ को कंट्रोल किया। और लॉन्गर रन में ये इस तरह के सेशंस यूजुअली 20 से 30 मिनट के दिए जाते हैं ताकि इंडिविजुअल्स वहाँ पर ये लर्न कर सकें कि वो किस प्रकार से जो अपने उनकी बॉडी के रिस्पॉन्सेज हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं, उनको वो कैसे उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से वो उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सेशंस हैं वो करीब जितना एज पर द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, वो कुछ समय तक उनको इस तरह के सेशंस वीकली दिए जाते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को करने में सक्षम हो जाते हैं, इवन विदाउट द हेल्प ऑफ बायोफीडबैक मशीन। तो इस तरह के जो ट्रेनिंग है या इस तरह की जो हम कह सकते हैं थेरेपी है वो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव होती है इन द टर्म्स ऑफ पेन मैनेजमेंट। इसके बाद प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ये एक प्रकार की
डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है जिसमें जो व्यक्ति है वो अपनी मसल्स को एक टारगेटेड मसल्स को पहले वो उसमें टाइटनेस लाता है, देन वो उसको रिलैक्स करता है, उसके बाद ये अलग अलग मसल्स में ये एक्सरसाइज की जाती है एंड देन फाइनली पूरी होल बॉडी में भी ये एक्सरसाइज, यानी आप अपनी पूरी बॉडी की मसल्स को पहले टाइट करेंगे, उसके बाद आप फिर से अपनी मसल्स को रिलैक्स करेंगे। तो इस तरह का जो एक प्रोग्रेसिव, यानी कि धीरे धीरे आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं एंड यू ट्राई टू फर्स्ट अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी उनको टाइट करना, उसके बाद उनको रिलैक्स करना। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं ये भी उनको इन द सेशंस कराया जाता है और उसके बाद लेटर ऑन ये प्रैक्टिस डेवलप होने के बाद उनको ये मोटिवेट किया जाता है कि दैट यू कैन परफॉर्म दीज एक्टिविटीज वेन एवर यू फील पेन, या इस तरह की जब भी आपको परसेप्शन हो या इस तरह की समस्या हो तो आप इस तरह की जो रिलैक्सेशन टेक्निक है यू कैन फॉलो दैट। तो इसमें आज हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से जो हेल्थ साइकोलॉजी है उसमें पेन को लेकर के जो ओवरऑल जो एक उसका परसेप्शन है, उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं और किन तरीकों से वी कैन मैनेज अवर पेन, जो पेन का जो मैनेजमेंट है हम उसको किस तरह से बेहतर ढंग से उस सिचुएशन से हम कह सकते हैं निपट सकते हैं या अपने पेन का जो परसेप्शन है उसको कम कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों पर हमने अपने इस सत्र में आज चर्चा की है। तो आज का अपना सत्र हम यहाँ पर अब समाप्त करते हैं और इस समाप्ति के बाद मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।